आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेहुल चोकसी हुआ गिरफ्तार। मेहुल चोकसी को हनी ट्रैप में फंसाया गया। नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। बेनकाब होने लगा पाकिस्तान। पहले मुंबई के गुनहगारों को छिपाया, अब किया किनारा। शादीशुदा या नाबालिग, अगर सहमति से बने रिलेशनशिप, 2 कोर्ट 2 फैसले। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आखिर क्यों जता दिया इतना भरोसा। पीएम मोदी के मुसलमान पंचर बयान पर भड़के ओवैसी। परमाणु बम पर ईरान हमें टालने की कोशिश न करे। शिया देश से वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान पर हमले की खुली धमकी। सीज फायर के लिए इजराइल का नया प्रस्ताव। हमास बोला ये 2 शर्तें। शादी के 9 साल बाद अलग हो रहा है दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक दाहिया। एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। और आईपीएल के इतिहास में अमर हो गए धोनी। यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। 13,500 करोड़ का घोटाला कर भारत से भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया था। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग रखी थी। बेल्जियम के फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी है। कुछ दिनों पहले उसके बेल्जियम में होने की सूचना सामने आई थी। अब बेल्जियम में इसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चोकसी को बेल्जियम में 12 अप्रैल को तब गिरफ्तार किया गया जब वह इलाज के नाम पर स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहा था। बताया गया है कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर हुई, जो लंबे समय से चोकसी की तलाश में थे। अप्रैल के मध्य में देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। वहीं बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार मौसम में बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइकोलॉजिकल सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 14 अप्रैल को जारी अपने ताजा बुलेटिन में देश के मौसम की वर्तमान स्थिति और आने वाले दिनों के पूर्वानुमान को साझा किया। बुलेटिन के अनुसार मौसम में अचानक तेज बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। मुंबई के 26/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता तौफुर राना को यूएसए की जेल से प्रत्यर्पण करवाकर भारत लाया गया है। फिलहाल वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की हिरासत में है और उससे जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें कि भारत ने पहली बार 26/11 हमलों से जुड़ा पहला प्रत्यर्पण किया है। एनआईए इसके जरिए मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने की योजना बना रही है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का पूर्व डॉक्टर तौफुर राना लश्कर-ए-तैयबा का और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच सीधे संबंधों को उजागर करता है। इससे न केवल 26/11 के पीड़ितों के परिजन वालों को न्याय मिलने की उम्मीद है, बल्कि इससे भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ग्लोबल स्टेज पर यह मैसेज भेजने का एक मौका मिलेगा कि किसी मुल्क के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ आतंकवाद समय के साथ समाप्त नहीं होगा। प्यार और कानून जब आमने सामने आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। क्या सहमति से बना रिश्ता हमेशा सही होता है या फिर उम्र और शादी की स्थिति से फर्क पड़ता है? हाल ही में 2 अलग-अलग अदालतों के फैसलों ने इस बहस को हवा दी है। एक मामला ठाणे से और दूसरा कोलकाता से सामने आया है। दोनों में सहमति की परिभाषा पर अलग नजरिया देखने को मिला। बता दें कि ठाणे की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 21 साल के युवक को जमानत दी। उस पर 15 साल की लड़की को भगा ले जा
बुलाने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था, जिसमें लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की बाद में युवक के साथ मिली और बताया गया कि दोनों प्रेम में थे। उन्होंने 25 से 28 दिसंबर के बीच संबंध बनाए थे। कोर्ट ने माना कि लड़की नाबालिग होने के बावजूद मैच्योर है। मामले में जज DS देशमुख ने कहा, लड़की को अपने फैसले की समझ थी। जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए युवक को जेल में रखना जरूरी नहीं है। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन सबका कहना है कि यह असंवैधानिक है। संशोधित वक्फ कानून को कानूनी चुनौती दिए जाने के मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विधायी मामले में दखल नहीं देगा। उनका कहना है कि ये कानून संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, न कि धर्म से जुड़ा, लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। मंत्री की यह टिप्पणी कानून को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है, जिसे कई व्यक्तियों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। रिजिजू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी। रिजिजू ने कहा, ये कैसा अजीब बयान है। जो कोई कहता है कि वह संसद के बनाए कानून को नहीं मानेगा, क्या उनके पास ऐसा कोई नैतिक या असंवैधानिक अधिकार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भू माफिया को ही फायदा हुआ है। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को पत्र लिखकर वक्फ कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से बचने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे अमेरिका के सैन्य हमले का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता की धीमी रफ्तार पर कहा कि तेहरान जानबूझकर अमेरिका के साथ परमाणु समझौते में देरी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी ऐसे समय में आई जब ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने बीते हफ्ते ही ओमान में मुलाकात की है। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक कहा है। दोनों पक्षों ने दूसरी बैठक आगामी शनिवार को करना तय किया है। इस बीच ट्रंप अपना आक्रामक रवैया भी दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का विचार छोड़ना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जल्दी ही कोई समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका के पास तेहरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले का विकल्प है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मिस्र के सरकारी न्यूज चैनल ने सोमवार को बताया कि मीडिएटर मिस्र ने गाजा में सीजफायर के लिए हमास के सामने एक नया इजरायली प्रस्ताव पेश किया है। इस नए प्रस्ताव को लेकर हमास के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में 2 चीजें हैं जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। हमास ने कहा कि वह इजरायल के जरिए पेश किए गए इस नए प्रस्ताव को पढ़ रहा है और जितनी जल्दी हो सके वह इसका जवाब देगा। गाजा के मिलिटेंट्स ने अपनी मेन मांग को दोहराया है, जिसका कहना है कि सीजफायर समझौते
समझौते के तहत गाजा में जंग का खात्मा होना चाहिए और इस पट्टी से इजराइल की पूरी तरह वापसी होनी चाहिए। इससे पहले हमास के सीनियर अधिकारी समी अबू जुहरी ने रॉयटर्स को बताया था कि प्रस्ताव फिलिस्तीनी ग्रुप की डिमांड के साथ मेल नहीं खाता है। अबू जुहरी ने बताया कि प्रस्ताव में इजराइल ने पहली बार अगले फेज की बातचीत में हमास के हथियार डालने की भी मांग की है, जिस पर समूह सहमत नहीं होगा। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक है। बीते कुछ समय पहले दोनों की ही तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा था। इस खबर ने कपल के फैंस को काफी निराश भी किया था। अब विवेक दहिया ने पत्नी दिव्यांका से अलग होने की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन दोनों को ऐसी बातों पर हंसी आती है और वो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। विवेक दहिया ने न्यूज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अपने तलाक के बारे में बात करते दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत मजे आ रहे हैं, मैं और दिव्यांका हम लोग हंस रहे थे, हम लोग आइसक्रीम खाते खाते सोच रहे थे कि अगर और लंबा होगा तो पॉपकॉर्न भी मंगवा लेंगे। एक्टर ने आगे कहा कि मैं भी यूट्यूब ब्लॉगिंग करता हूं और मुझे पता है कि ये क्लिकबेट क्या होता है। मैं ये सब कुछ अच्छे से समझता हूं। कुछ सनसनीखेज डाल दोगे तो लोग आएंगे और उसे देखेंगे, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। हमें ऐसी झूठी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आईपीएल 2025 का 30वां मुकाबला बीते 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई की टीम आखिरी ओवरों में एमएस धोनी के आतिशी बल्लेबाजी के बदौलत 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही। मैच के दौरान माही ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह आईपीएल के इतिहास में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। धोनी की मौजूदा उम्र 43 साल है और 282 दिन है। बात करें पिछले मुकाबले में धोनी के प्रदर्शन के बारे में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के लिए 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने कुल 11 गेंदों का सामना किया। इसी बीच 236.36 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 26 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला।